हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आज हम पार्ट नंबर 2 सुनेंगे, फेक गर्लफ्रेंड कहानी का। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अचानक से दिया के शरीर में एक हल्की हरकत हुई। उसके सीने में दर्द भरी सांसें वापस आने लगी। इंसान का शरीर बहुत अजीब होता है। जब उसे लगता है कि मौत सामने है तो वह जीने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगा देता है। दिया को अपने निहाल और शिवम का वो रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। दिया के अवचेतन मन ने उसे झकझोरा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरा शिवम टूट जाएगा। मेरा बच्चा निहाल कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। मुझे उनके लिए जिंदा रहना होगा। ये सोचते हुए उसने धीरे धीरे अपनी सूजी हुई, खून से सनी आंखें खोली। टांग में उठने वाला दर्द ऐसा था जैसे कोई जिंदा शरीर पे आरी चला रहा हो। लेकिन दिया ने अपने होठों को दांतों तले इतने जोर से दबा दिया कि उसके मुंह से चीख न निकले। उसने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मोटे रस्सों ने उनकी कलाइयों को मांस तक छलनी कर दिया। तभी गोदाम के बाहर खड़े गुंडे, जिसका नाम जग्गू था, उसे अंदर से कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी बीड़ी फेंकी और अपने साथी से कहा, अबे रुक, अंदर से आवाज आ रही है। लगता वो चुड़ैल अभी तक मरी नहीं है। ये कहते हुए जग्गू ने गोदाम का भारी दरवाजा खोला। अंदर टॉर्च अपनी से रोशनी मारी। रोशनी सीधा दिया के चेहरे पर पड़ी। दिया होश में थी और अपनी आधी टूटी हुई टांग के बावजूद अपनी कुर्सी को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में अभी भी हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो जग्गू जैसे खूंखार गुंडे को एक पल के लिए डरा गई। जग्गू ने बड़बड़ा कर कहा, अरे बाप रे, ये तो होश में आ गई। इसकी तो टांग टूट चुकी है। इतना खून बह गया, फिर ये जिंदा कैसे है। यह बड़बड़ा कर उसने तुरंत फोन निकाला और कामिनी गोयल का नंबर डायल किया। उधर कामिनी और आयलिया की कार बस शहर के हाईवे पर पहुंचने ही वाली थी कि कामिनी का फोन बज गया। स्क्रीन पर जग्गू का नाम देखकर कामिनी के माथे पर सिलवटें आ गई और उसने फोन उठाया। कामिनी ने बहुत ही सहजता से, जैसे किसी जानवर को मारने की बात कर रही हो, बोली, हाँ जग्गू, क्या बात है। वो औरत मर गई क्या? लाश को वहीं मशीन के नीचे गाड़ देना। तभी फोन के दूसरी तरफ से जग्गू की घबराई हुई आवाज आई, मैडम जी, वो मरी नहीं है, बल्कि उसे तो होश आ गया। इतनी भयंकर चोट और खून बहने के बाद वो कुर्सी को घसीट कर रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही है। मैडम, इस औरत में कोई होपरी हवा है क्या? ये तो मरने का नाम नहीं ले रही। उसकी यह बात सुनते कामिनी का चेहरा पीला पड़ गया। फोन की आवाज लाउड स्पीकर पर थी, इसलिए आलिया ने भी जग्गू की बात सुन ली। जग्गू की बात खत्म होते ही गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम से बदल गया। आलिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक भयंकर दानवी गुस्से ने ले ली। उसकी आंखें नफरत से लाल हो उठी थी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसकी अपनी ही हथेलियों में कट गई। आलिया ने अपनी माँ के हाथ से फोन झपट्टा मार कर छीन लिया और उसने चीख कर कहा, अगर वो औरत वहां से 1 इंच भी हिली तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगी। मैं आ रही हूं वापस। ये कहते हुए आलिया ने फोन सीट पर दे मारा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि उसका काम खत्म हो गया है और जीत गई है। लेकिन दिया की जीने की इच्छा ने आलिया के अहंकार पर सीधा प्रहार किया था। आलिया ने अपने दांतों को किटकिटाकर नफरत से फुसफुसार कर कहा, साले कुछ ज्यादा ही ढीठ है। ऐसे नहीं मरेगी ये। इसे अपनी जान से बहुत प्यार है ना। मैं अभी इसे खुद अपने हाथों से इसका गला घोटूंगी। जब तक इसकी जान न निकल जाए मैं इसे देख लूंगी। मुझे जब तक सुकून नहीं मिलेगा। तभी कामिनी ने आलिया को शांत करने की कोशिश करके कहा, आलिया, पागल मत बनो। हम शहर पहुंचने वाले हैं। हम गुंडों को बोल देते हैं तो उसे गोली मार देंगे। हमारा वहां वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। निहाल पुलिस लेकर पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा होगा। तभी आलिया ने चीख कर कहा, मॉम, आप चुप रहिए। उसे गुंडों के भरोसे छोड़कर ही तो हमने गलती कर दी। अगर ये औरत गलती से वहां से निकल गई या पुलिस के पास पहुंच गई
तो हमारी सालों की मेहनत और गोयल इंडस्ट्री सब खाक में मिल जाएगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं अपने हाथों से इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करूंगी। ये कहते हुए बिना एक पल की देरी किए आलिया ने हाईवे के बीचों बीच खतरनाक तरीके से स्टीयरिंग व्हील को मोड़ा। मर्सिडीज से टायर सड़क पर जोर से रगड़ खा गई। धुएं का गुबार उड़ गया। पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार ब्रेक मारी और एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बचा। लेकिन आलिया को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। गाड़ी ने एक खतरनाक यू टर्न लिया और वापस उसे वीरान खौफनाक इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ वो गाड़ी हवा से बातें करने लगी। आलिया की आंखों में अब इंसानियत का कोई कतरा नहीं बचा था। वो पूरी तरह से एक कातिल बन चुकी थी। उसे बस उस गोदाम तक पहुंचना था और दिया की सांसों की डोर को हमेशा के लिए काटना था। वहीं दूसरी तरफ निहाल को सीसीटीवी फुटेज न मिलने के बाद वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा नेटवर्क लगा दिया। क्या निहाल अपनी भाभी माँ तक पहुंच पाएगा या फिर आलिया का खौफनाक इरादा उस वीरान गोदाम में पूरा हो जाएगा? मौत और जिंदगी की ये रेस अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मुंबई के बाहरी इलाके का वो वीरान इंडस्ट्रियल एरिया शाम के धुंधलके में और भी ज्यादा खौफनाक हो चला था। सन्नाटे को चीरती हुई मर्सिडीज गाड़ी के टायरों की चीख फिर से उसी खंडर हो चुके टेक्सटाइल मिल के अहाते में गूंजी। गाड़ी इतनी रफ्तार में थी कि ब्रेक लगने पर धूल का एक विशाल गुबार आसमान की तरफ उठ गया। गाड़ी के रुकने से पहले ही आलिया ने दरवाजा खोल दिया और झटके से बाहर निकल गई। उसकी आंखें किसी भूखे और खूंखार भेड़िए की तरह दहक रही थी। उसके चेहरे का हर एक भाव एक चीख मार मार कर कह रहा था कि आज वो किसी की जान लिए बिना वापस नहीं जाएगी। कामिनी गोयल भी गाड़ी से बाहर निकली। हालांकि कामिनी एक मंजी हुई अपराधी की तरह शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी बेटे के इस बेकाबू रौद्र रूप को देखकर वो भी अंदर ही अंदर कांप उठी थी। गोदाम के बाहर पहरा दे रहे जग्गू और उसके साथी ने जब आलिया को इस भयानक रूप में अपनी तरफ आते देखा तो उसके हाथों से बीड़ी छूट कर नीचे गिर गई। वो दोनों खूंखार गुंडे भी उस अमीर और खूबसूरत लड़की के भीतर बैठे राक्षस को देखकर सहम गए थे। आलिया ने जग्गू का कॉलर पकड़कर पूरी ताकत से झकझोर कर चिल्लाकर कहा, कहाँ है वो कुतिया? उसकी आवाज में अब एक दानव की गूंज आ गई थी। तभी आगे से जग्गू ने हकलाकर कहा, मैडम वो अंदर ही है और वो रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये बात सुनते ही आगे से आलिया ने जग्गू को एक तरफ धक्का दे दिया। गोदाम के उस भारी लोहे के दरवाजे को पूरी ताकत से लात मारकर खोला। दरवाजा एक भयानक चरचरमराती आवाज के साथ खुला और बाहर की बची खुची धुंधली रोशनी गोदाम के उस खौफनाक अंधेरे में दाखिल हो गई। गोदाम के बीचों बीच उस जंग खाई लोहे की कुर्सी पर दिया अभी भी बंधी हुई थी। उसके दाईं टांग बुरी तरह से टूट चुकी थी और बहता हुआ खून जमीन की धूल में मिलकर कीचड़ बन चुका था। दिया का पूरा शरीर दर्द से ऐंठ रहा था। उसने अपने खून से सने चेहरे को उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। आलिया को वापस आता देखकर दिया समझ गई कि अब यहाँ से जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन है। ये लड़की इंसान के रूप में मौत का फरिश्ता लग रही थी। आलिया बिना एक शब्द कहे सीधा दिया की तरफ बढ़ी। रास्ते में पड़ी एक मोटी चमड़ी की बेल्ट जो किसी पुरानी मशीन का हिस्सा थी, वो उसने उठा लिया। उस बेल्ट के सिरे पर एक भारी लोहे का बक्कल भी लगा था। दिया के पास पहुंचते ही आलिया ने अपने दोनों हाथों से उस बेल्ट को हवा में घुमाया और पूरी दानवी ताकत से दिया के शरीर पर दे मारा। बेल्ट का लोहे वाला हिस्सा दिया के कंधे पर पड़ा और वहां से रेशमी साड़ी फट गई। दिया के मुंह से दर्द की एक भयानक करहा निकल गई, लेकिन आलिया फिर भी नहीं रुकी। वो एक पागल जल्लाद की तरह दिया पर टूट पड़ी थी। आलिया ने चिल्लाकर कहा,
तू मरेगी, तू आज मेरे हाथों मरेगी। तूने क्या सोचा था कि तुम आलिया गोयल से जीत जाएगी? आलिया हर एक शब्द के साथ दिया के उस शरीर पर भारी बेल्ट से वार कर रही थी। वहीं दिया का शरीर पहले से ज्यादा टूट चुका था। अब हर एक वार उसके लिए मौत के समान जैसा था। बेल्ट की मार से उसकी पीठ, उसके कंधे और उसकी बाहें छीनने लगी थी। हर वार के साथ दिया का शरीर कुर्सी के साथ उछलता और फिर रस्सियों के खिंचाव से वापस गिर पड़ता। दूसरी तरफ कामिनी गोयल गोदाम के दरवाजे पर खड़ी होकर यह भयानक नजारा देख रही थी। उसने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके चेहरे पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान थी। इधर दिया की सांसें उखड़ने लगी थी। उसके मुंह से खून की उल्टियां आने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का एक एक अंग सुन पड़ता जा रहा था। उसका दर्द अब अपनी सीमा पार कर चुका था, जहां शरीर ने दर्द महसूस करना ही बंद कर दिया था। उसने भगवान से प्रार्थना करके कहा, हे भगवान, मेरे निहाल की रक्षा करना। मैं जा रही हूँ। शिवम, मुझे माफ कर देना। दिया की बंद होती आंखों के सामने अब सिर्फ उसके पति शिवम और उसके बेटे समान देवर निहाल के चेहरे तैर रहे थे। लेकिन अचानक आलिया की हाँफते हुई आवाज ने दिया के टूटे हुए हौसले को एक नई दिशा दी। आलिया मारते मारते थक गई। वह हाँफते हुए दिया के चेहरे के बिल्कुल करीब आई और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और फुफकार कर बोली, देख, देख अपनी हालत, कीड़े की तरह तड़प रही है तू। मैं दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की हूँ और तू सड़क की धूल है। मैं जिसे चाहे खरीद सकती हूँ, जिसे चाहे मिटा सकती हूँ। आज मैं तुझे मिटा दूंगी और कल निहाल के पूरे साम्राज्य पर राज करूंगी। आलिया की इन बातों ने दिया के सुन पड़ गए दिमाग में एक चिंगारी सुलगा दी। मौत के मुहाने पर खड़ी दिया को अचानक आलिया की सबसे बड़ी कमजोरी नजर आई, और वो कमजोरी थी अहंकार। दिया को समझ आ गया कि आलिया और उसकी मां कामिनी दोनों भयंकर घमंड और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। वे खुद को भगवान समझती हैं। उन्हें लगता है कि पैसे और पावर से वो किसी के भी जज्बातों को, किसी के भी प्यार को खरीद सकती है। दिया जानती थी कि अगर वो यहाँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही या चुपचाप मर गई, तो आलिया का ये अहंकार जीत जाएगा और उसका निहाल हमेशा के लिए इन नागिनों के जाल में फंस जाएगा। एक माँ का दिमाग हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए काम करता है, चाहे वो कितनी भी भयानक स्थिति में क्यों ना हो। दिया ने फैसला किया कि वो अपने शरीर की टूटी हुई हड्डियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, वो अपने शब्दों से इस लड़की के घमंड को चकनाचूर करेगी। वो उसके दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलेगी कि ये लड़की चाहकर भी उसे मार नहीं पाएगी। दिया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। खून, पसीने और आंसुओं से सने उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसने अपनी सूजी हुई आंखों से आलिया की आंखों में सीधा देखा और फिर उस खौफनाक सन्नाटे में दिया के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जिसकी उम्मीद आलिया को सपने में भी नहीं थी। दिया हंस रही थी। जी हाँ, मौत के इतने करीब होकर भी दिया के होठों पर एक दर्द भरी लेकिन बड़ी तीखी मुस्कान तैर रही थी। उसकी हंसी की गूंज उस खाली गोदाम में किसी भूतिया साए की तरह फैल गई। तभी आलिया उस अचानक हुए बदलाव से बुरी तरह चौंक गई। उसने पीछे हटकर कहा, पागल हो गई है क्या तू? हंस क्यों रही है? उसकी यह बात सुनकर आगे से दिया ने खांस कर खून थूका और बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूं आलिया गोयल। तुम खुद को बहुत ताकतवर समझती हो ना, लेकिन असल में तुम दुनिया की सबसे कमजोर और डरी हुई लड़की हो। तभी आलिया ने गुस्से में
दिया का कॉलर पकड़कर कहा कि हाँ बकवास कर रही है तू। वहीं दिया की आंखों में एक गजब का कॉन्फिडेंस था। उसने जोर से हंसकर कहा, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें डर है, तुम्हें इस बात का भयंकर खौफ है कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा रसूख, सब कुछ एक पल में खाक हो जाएगा अगर तुम्हारा सामना निहाल के असली प्यार से हो। तुम जानती हो कि तुम निहाल को कभी हासिल नहीं कर सकती। तुम सिर्फ उसका शरीर, उसका दौलत हासिल कर सकती हो, लेकिन उसकी रूह पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा है। ये शब्द आलिया के अहंकार पर किसी हथौड़े की तरह लगे। कामिनी गोयल भी चौंक कर आगे आई। तभी दिया ने आलिया की आंखों में घूर कर अपना दांव खेला। उसने आलिया के ईगो को ट्रिगर करके ललकार कर कहा, तुम मुझे अभी मार कर अपनी जीत का जश्न मना सकती हो ना, मार दो, लेकिन तुम्हारी ये जीत हमेशा अधूरी रहेगी। तुम जिंदगी भर इसी डर में जियोगी कि कहीं निहाल को सच्चाई पता न चल जाए। अगर तुम सच में इतनी ताकतवर हो, अगर तुम्हें खुद पर और अपनी हैसियत पर इतना घमंड है, तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। ये कहते हुए दिया ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, अगर तुम दोनों माँ बेटी मेरी रत्ती भर भी हिम्मत है तो मुझे अपनी शादी तक जिंदा रख कर देखो। मुझे इसी तहखाने में बंद रखो, लेकिन जान से मत मारो। फिर देखते हैं फिर देखते हैं कि निहाल किसके पास आता है, तुम्हारे पास या मेरे पास। तुम खुद को उसकी होने वाली पत्नी कहती हो ना, तो मैं आज तुम्हें ये खुला चैलेंज देती हूँ। मेरा निहाल मुझे ढूंढने के लिए जमीन और आसमान एक कर देगा। वो अपनी शादी, अपना बिजनेस, अपनी पूरी दुनिया को आग लगा देगा मुझे ढूंढने के लिए। तुम्हारी करोड़ों की दौलत मेरे निहाल के प्यार के सामने घुटने टेक देगी। दिया की ये ललकार उस गोदाम में किसी डायनामाइट की तरह फटी। वहीं उसकी ये ललकार सुनकर आलिया का पूरा शरीर गुस्से और ईर्ष्या से थर थर कांपने लगा। किसी आम औरत को इतनी हिम्मत कि वो भारत की सबसे अमीर लड़कियों में से एक आलिया गोयल को इतनी बड़ी चुनौती दे, वो भी उस निहाल के लिए जिसे आलिया अपनी जागीर समझती थी। दूसरी तरफ आलिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों से नफरत की ज्वाला फूटने लगी। उसने दिया की चुनौती को अपने अहंकार पर सीधा हमला माना। अपनी हारती हुई मानसिक स्थिति को छिपाने और दिया को सबसे गहरा मानसिक घाव देने के लिए आलिया ने अपने होठों में एक ऐसा गंदा और घिनौना शब्द निकाला जिसने दिया के वजूद को चीर कर रख दिया। आलिया ने जोरदार ठहाका लगाकर बेहद भद्दी और घटिया आवाज में कहा, तेरा निहाल? अरे ओ सड़क छाप औरत, तू किस गलत फहमी में जी रही है? निहाल जैसे अरबपति आदमी को तुम जैसे दो कौड़ी की रखेल के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रखेल, ये शब्द हवा में किसी जहरीले तीर की तरह तैरा और सीधे दिया के सीने में जा धंसा। आलिया ने दिया के चेहरे पर उंगली चुभा कर कहा, तू है क्या? तू सिर्फ निहाल की एक रखेल है, उसकी की एक ऐसा खिलौना जिसे अमीर आदमी अपने शौक पूरे करने के लिए रखते हैं। तू उसे ब्लैकमेल करके उसके पैसे ऐंठ रही है, और वो तुझ जैसी जिस्म फरोश औरत को सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो खुद को मेरी टक्कर की समझती है। मैं आलिया गोयल हूँ, उसकी होने वाली पत्नी, उसकी मंगेतर, उसके लीगल वारिस, और तुम तो सिर्फ एक बदचलन रखेल है जिसे आज मैं कुत्तों के आगे डाल दूंगी, और वो 1-2 दिन की तेरी लाश तलाश करने का नाटक करेगा और उसके बाद हमारी शादी की तैयारियों में लग जाएगा। उसे तेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आलिया के मुंह से अपने लिए रखेल शब्द सुनकर दिया के दिल पर जैसे लाखों छुरियां एक साथ चल गई। दिया का पूरा ब्रह्मांड हिल गया। एक पल के लिए उसके शरीर का सारा दर्द गायब हो गया और उसकी जगह एक ऐसी मानसिक पीड़ा ने ले ली जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था।
दिया ने मन ही मन खुद से कहा, रखैल, इसने मुझे रखैल कहा। ये सोचकर दिया की आंखों में झरझर आंसू बह निकले। ये आंसू शारीरिक दर्द के नहीं, बल्कि अपनी ममता के अपमान के थे, जिस निहाल के लिए उसने भरी जमाने में एक भट्टी के सामने अपनी सुंदरता जला दी, जिस निहाल की पढ़ाई के लिए अपने सुहाग के गहने बेच दिए थे, जिस निहाल को उसने अपनी कोख से नया जन्म देकर भी दुनिया के हर बच्चे से ज्यादा प्यार किया, आज ये लड़की उस पवित्र माँ बेटे के रिश्ते को रखैल और अय्याशी का नाम दे रही थी। दिया का सीना फट रहा था। समाज हमेशा एक औरत और पुरुष के रिश्ते में सिर्फ एक गंदी ही नजर से उसे देखता है। ये बात दिया को आज बहुत गहराई से समझ आ गई थी। आलिया का वो शब्द दिया की आत्मा को कुचल रहा था। एक पल के लिए दिया का मन किया कि वो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता दे कि निहाल की रखैल नहीं, उसकी भाभी उसकी माँ है। वो बता दे कि निहाल सिर्फ उसका देवर नहीं, उसका बेटा है। लेकिन नहीं, दिया ने अपनी बंद मुट्ठियों को और कस लिया। उसने अपने अंदर उठ रहे उस तूफान को पी लिया था। अगर वो अभी अपनी सच्चाई बता देगी तो आलिया को यह पता चल जाएगा कि दिया ही निहाल की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर ये औरत निहाल की पूरी दौलत, उसकी पूरी कंपनी, सब कुछ अपने नाम करवा लेगी और निहाल को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। दिया ने एक माँ की तरह अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अपने चरित्र पर लगा ये भयंकर और घिनौना दाग भी चुपचाप सह लिया। उसने आलिया को भी इस गाली को पी लिया, लेकिन उसके अंदर का संकल्प अब लोहे जैसा सख्त हो चुका था। दिया ने अपने बहते हुए आंसुओं को अपने पलकों के पीछे ही सोख लिया, अपने चेहरे को ऊपर उठाया। अब उसकी आंखों में दर्द या बेबसी बिल्कुल नहीं थी। अब उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो आलिया और कामिनी के अहंकार को भस्म करने के लिए काफी थी। दिया ने अपने होठों पर आई खून की बूंद को चाटा और बहुत ही संयम लेकिन एक भयंकर कॉन्फिडेंस के साथ आलिया से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उसकी रखैल हूं और तुम उसकी रानी, तो आजमा कर देख लो। दिया की आवाज में एक गजब की शांति थी जो आलिया को अंदर तक डरा रही थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, आजमा कर देख लो आलिया गोयल, तुम कह रही हो ना कि वो मुझे भूल जाएगा, तो मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत का असली आईना दिखाती हूँ। जब तक निहाल मुझे ढूंढ नहीं लेता, वो कभी किसी भी कीमत पर तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होगा। तुम दूर की बात छोड़ो, इसी शादी के मंडप की बात छोड़ो, मुझे पता है कि आज रात मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में तुम्हारी और निहाल की एंगेजमेंट की पार्टी, आज रात तुम्हें अंगूठी पहनानी है ना उसने। उसकी ये बात सुनकर आलिया और कामिनी दोनों ठिठक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत के मुहाने पर बैठी ये औरत इतने विश्वास के साथ बात कैसे कर सकती है। तभी दिया ने आलिया की आंखों में अपनी नजरें गड़ाकर अपनी आखिरी और सबसे बड़ी ललकारी मारकर कहा, तुम यहीं इसी गोदाम में रुक कर देख लो या अपने उस आलीशान महल में जाकर देख लो। आज रात की वो सगाई की पार्टी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तमाशा बनने वाली है। तुम तैयार होकर जाना, दुनिया भर के मीडिया को बुलाना, करोड़ों के गहने पहनना, लेकिन तुम देखना, जब तक मैं निहाल को नहीं मिलूंगी, जब तक वो मुझे अपनी आंखों से जिंदा नहीं देख लेगा, वो कभी भी तुम्हें वह अंगूठी पहनाने के लिए तैयार नहीं होगा। वो तुम्हारे उस सगाई के मंडप को आग लगा देगा। तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी खूबसूरती, सब कुछ मेरे निहाल के उस दर्द के आगे घुटने टेक देगा। दिया के शब्द किसी भविष्य वक्ता के शराब की तरह गोदाम में गूंज रहे थे। उसने आगे कहा, तुम्हें घमंड है ना अपनी ताकत पर, तो जाओ
जाकर अपनी उस सगाई की तैयारी करो और मुझे यहाँ जिंदा छोड़ जाओ। आज रात निहाल ने तुम्हें वो सगाई की अंगूठी पहना दी तो तुम कल सुबह आकर मुझे खुद अपने हाथों से गोली मार देना। मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन अगर मेरा निहाल मेरी तलाश में पागल हो गया तो समझ लेना आलिया गोयल कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिया की इस ललकार ने आलिया के दिमाग के चीथड़े उड़ा दिए। आलिया जो दिया को मारकर अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती थी, अब वो एक भयानक मनोवैज्ञानिक जाल में फंस चुकी थी। उसका अहंकार, उसकी जलन अब उफान पर थी। तभी आलिया ने पागलों की तरह चीख कर कहा, तू मुझे चैलेंज कर रही है? तो 2 कौड़ी की औरत मुझे चैलेंज कर रही है? ठीक है, ठीक है, मंजूर है। मुझे ये तेरी शर्त मंजूर है। मैं तुझे अभी नहीं मारूंगी। मैं तुझे तिल तिल कर तड़पाऊंगी। मैं तुझे जिंदा रखूंगी ताकि कल सुबह आकर मैं तुझे निहाल और मेरी सगाई की अंगूठी दिखा सकूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे वो तेरे गायब होने पर चैन की सांस लेगा और मुझे अपनी बीवी बनाएगा। ये कहते हुए आलिया ने अपनी माँ की तरफ देखा। वहीं कामिनी गोयल इस पूरे ड्रामे से बड़ी परेशान हो चुकी थी। उसने आलिया को समझाने की कोशिश करके कहा, आलिया, तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? इस औरत की बातों में आकर अपना नुकसान मत करो। इसे यहीं मारो और खत्म करो बात। लेकिन आलिया का अहंकार अब उसकी बुद्धि पर हावी हो चुका था। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं मोम, अगर मैंने इसे मार दिया तो ये चुड़ैल मरते दम तक यही सोचेगी कि निहाल इससे प्यार करता है। मैं इसकी इस खुशफहमी को चकनाचूर करना चाहती हूँ। मैं इसे हराना चाहती हूँ। हम इसे यहीं इसी हालत में छोड़ के जाएंगे। कल सुबह मैं खुद आकर इसकी छाती में गोली उतारूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे बताऊंगी कि निहाल अब हमेशा के लिए मेरा हो चुका है। इसके बाद आलिया ने अपने गुंडों को आवाज देकर कहा, जग्गू, इस औरत को ऐसे ही बंधा रहने दो। कोई इसे पानी की एक बूंद नहीं पियाएगा। इसके चारों तरफ पहरा लगा दो। अगर ये यहां से हिली तो मैं तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगी। हम आज रात की सगाई की पार्टी के बाद लौटेंगे। जग्गू को यह ऑर्डर देने के बाद आलिया और कामिनी उस खौफनाक गोदाम से बाहर निकल गई। भारी लोहे का दरवाजा फिर से एक भयंकर आवाज के साथ बंद हो गया और दिया एक बार फिर उस घुप अंधेरे में दर्द के भयंकर सागर में अकेली रह गई। बाहर मर्सिडीज गाड़ी फिर से तेजी से मुंबई की तरफ दौड़ पड़ी। आलिया को लग रहा था कि उसने दिया को हरा दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि दिया ने अपनी जान की बाजी लगाकर न सिर्फ अपने आप को अभी के लिए बचा लिया था, बल्कि आलिया के विनाश का सबसे बड़ा जाल भी बुन दिया था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के उस आलीशान 5 स्टार होटल में आज रात की सगाई की पार्टी सज चुकी थी। हजारों मेहमान, देश विदेश की मीडिया, करोड़ों की दमक दमक तैयार थी। लेकिन उस चमक दमक के बीच निहाल गुप्ता एक घायल शेर की तरह तड़प रहा था। उसे अपनी भावी मां का कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था। मुंबई का वो मशहूर 5 स्टार होटल आज रात किसी सजे हुए दुल्हन की तरह जगमगा गया था। पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी, विदेशी फूलों की महक, करोड़ों रुपए की सजावट से दमक रहा था। आज इंडिया के सबसे युवा और सफल अरबपति निहाल गुप्ता की सगाई गोयल इंडस्ट्री की इकलौती वारिस आलिया गोयल के साथ होने वाली थी। मीडिया के कैमरे बाहर तैयार थे। देश की सबसे बड़ी हस्ती इस शाही सगाई का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रही थी। आलिया की मर्सिडीज गाड़ी जब होटल के शानदार पोर्च में रुकी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी चमक थी। वो उस वीरान गोदाम में दिया के खून को लथपथ देखकर उसे छोड़कर आई थी। उसका अहंकार अब 7वें आसमान पर था और उसे लग रहा था कि उसने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हटा दिया है। गाड़ी से उतरते ही होटल के स्टाफ ने आलिया का शाही स्वागत किया।
उसे सीधे होटल के सबसे आलीशान प्रेसिडेंशियल ब्राइडल स्वीट में लेकर जाए। स्वीट का दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा किसी फिल्म के सेट के जैसा था। फ्रांस से बुलाए गए मेकअप आर्टिस्ट, इटली के मशहूर डिजाइनर्स, देश के सबसे महंगे स्टाइलिस्ट का वहां आलिया का इंतजार कर रहे थे। पूरा कमरा परफ्यूम की खुशबू और महंगे लहंगों की चमक से भरा हुआ था। आलिया ने एक डिजाइनर सिल्क रोब पहना, शीशे के सामने मखमली कुर्सी पर बैठ गई। तभी हेड मेकअप आर्टिस्ट ने बड़े ही अदब से पूछा, मैम, हम मेकअप शुरू करें? आगे से आलिया ने खुद को शीशे में निहार कर कहा, हाँ बिल्कुल, आज मैं इतनी खूबसूरत दिखनी चाहिए कि निहाल अपनी नजरें न हटा पाई। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की रात है। उसकी ये बात सुनते ही आगे से आर्टिस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। कोई उसके बालों को सेट कर रहा था तो कोई उसके चेहरे पर महंगे प्राइमर और फाउंडेशन लगा रहा था, कोई उसके नाखूनों की पॉलिश कर रहा था। तभी कामिनी गोयल भी हाथ में शैंपेन का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। तभी कामिनी ने आलिया के माथे को चूमा और कहा, कैसी लग रही है मेरी होने वाली अरबपति बेटी? आगे से आलिया ने एक खूंखार हंसी के साथ कहा। आगे से आलिया ने हंसकर कहा, मैं बहुत खुश हूं मोम। आप सोचिए, वो सड़क छाप औरत उस अंधेरे गोदाम में चूहों के बीच तड़प रही होगी और मैं यहाँ हीरो के गहनों से सज रही हूँ। उसने मुझे चैलेंज किया था कि निहाल मुझे सगाई की अंगूठी नहीं पहनाएगा। आज रात जब मैं निहाल के साथ स्टेज पर खड़ी होंगी, वो मेरे हाथ में अंगूठी पहनाएगा तो मैं कल सुबह जाकर उस औरत की आंखों में वह अंगूठी चुभो दूंगी। लेकिन आलिया अपने इस घमंड के नशे में यह भूल चुकी थी कि जिस निहाल के प्यार और दौलत पर वो इतरा रही है, वो निहाल का वजूद सिर्फ और सिर्फ उसकी दिया भाभी से जुड़ा हुआ है। वहीं उसी 5 स्टार होटल के दूसरे हिस्से में मौजूद निहाल के कमांड सेंटर में सन्नाटा और दहशत का माहौल था। निहाल ने अपने पर्सनल स्वीट को एक हाईटेक सिक्योरिटी वार रूम में तब्दील कर लिया था। चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी जिन पर मुंबई के अलग अलग इलाकों के नक्शे और लाइव फीड चल रहा था। निहाल की हालत उस इंसान के जैसी हो गई थी जिसकी सांसों की नली किसी ने काट दी हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लगातार रोने और स्क्रीन को घोरने की वजह से लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयंकर खौफ और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपनी महंगी शेरवानी को एक तरफ फेंक दिया और सिर्फ एक साधारण सी शर्ट में पागलों की तरह कमरे में टहल रहा था। पास ही सोफे पर शिवम भैया सिर पकड़कर बैठे थे। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने रो कर निहाल से कहा, निहाल, मेरी दिया बहुत डरपोक है बेटा। उसे अंधेरे से डर लगता है। पता नहीं किन जालिमों के चुंगल में वो फंस गई है। हे भगवान, मेरी पत्नी को बचा लेना। वहीं शिवम की रुलाई निहाल के सीने में खंजर की तरह उतर रही थी। इसलिए निहाल ने दौड़कर अपने बड़े भाई को गले लगा लिया और बोला, भैया, आप हिम्मत मत हारिए। आपका निहाल अभी जिंदा है। मैं पूरी मुंबई को उलट पुलट कर दूंगा, लेकिन अपनी भाभी को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और निहाल की सिक्योरिटी का चीफ साजिद अंदर दाखिल हुआ। साजिद के चेहरे पर पसीना था और वो लगातार अपने वायरलेस सेट पर पुलिस और अपने मुखबिरों से बात कर रहा था। साजिद ने कांपती हुई आवाज में रिपोर्ट करके कहा, बॉस, हमने मॉल के आसपास के पूरे 10 किलोमीटर के दायरे को छान मारा। सीसीटीवी तो हैक हो चुके हैं, लेकिन मेरे आदमियों ने हर एक गली, हर एक दुकान में जाकर पूछताछ की। अभी तक भाभी का कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनते ही निहाल के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो एक ही झटके में साजिद के पास पहुंचा और दोनों हाथों से साजिद का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। निहाल की आंखों में एक ऐसा खौफनाक प्रलय नाच रहा था जिसे देखकर साजिद जैसा मंझा हुआ कमांडो भी कांप गया। तभी निहाल ने चिल्लाकर कहा, कोई सुराग नहीं मिला?
इसका क्या मतलब है साजिद? मेरी भाभी माँ कोई सुई है जो गिर गई और मिल नहीं रही। वो एक जीती जागती इंसान है। दिन दहाड़े मुंबई के सबसे सुरक्षित मॉल से उन्हें कैसे गायब कर दिया गया है? निहाल की आवाज में एक शेर की दहाड़ थी जिसने पूरे कमरे को हिला कर रख दिया था। उसके दहाड़ सुनकर साजिद ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, बॉस, हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं बॉस। हमारे पास कोई फुटेज नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं। यह किसी बहुत प्रोफेशनल गिरोह का काम है। तभी निहाल ने साजिद को छोड़ा और पीछे हटकर अपनी उंगली साजिद के सीने पर तान कर कहा, कान लगाकर सुन लो साजिद, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे मेरी भाभी माँ चाहिए। नीचे वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चल रही है। वालिया मेरी होने वाली पत्नी है ना। लेकिन आज तुम मेरा ये ऐलान सुन लो साजिद, चाहे पूरी मुंबई पुलिस लगानी पड़े, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री को फोन करना पड़े, और चाहे मुझे मिलिट्री क्यों ना बुलानी पड़े, मैं आलिया को सगाई की अंगूठी तभी पहनाऊंगा जब मुझे मेरी भाभी माँ मिल जाएंगी। निहाल के हर एक शब्द में दिया के प्रति उसके अथाह प्रेम और गहरा सम्मान था। उसने आगे कहा, वो भाभी नहीं मेरी माँ है साजिद। उसके बिना निहाल गुप्ता कुछ भी नहीं है। अगर आज रात तक वो मुझे नहीं मिली तो मैं सगाई के मंडप को आग लगा दूंगा और इस पूरे शहर को राख कर दूंगा। अब जाओ, किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से मेरी भाभी माँ का सुराग ढूंढ कर लाओ। निहाल का यह भयंकर फरमान सुनकर साजिद के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था कि निहाल गुप्ता जो कहता है वो कर गुजरने की ताकत भी रखता है। साजिद बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपने लैपटॉप और सर्वर्स के पास भाग गया। चूंकि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुके थे और आंखें देखे गवाह नहीं थे, साजिद ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने फिजिकल सर्च के साथ साथ डिजिटल दुनिया में घुसपैठ करने का फैसला किया। साजिद ने अपने हैकर्स और टैग टीम को ऑर्डर देकर कहा, टीम, मुझे पैलेडियम मॉल और उसके आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस का टावर डंप चाहिए। दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक उस इलाके से जितने भी मोबाइल फोन गुजरे हैं उन सब का डेटा निकालो। टावर डंपिंग एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है। उस दोपहर मॉल के आसपास लाखों मोबाइल एक्टिव होंगे। उन लाखों मोबाइल कॉल्स, मैसेज, इंटरनेट पिंग्स के महासागर में से एक अपराधी का सुराग ढूंढना भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के जैसा मुश्किल था। लेकिन साजिद के पास देश की सबसे बेहतरीन तकनीकी टीम और निहाल का बेहिसाब पैसा था। अगले ही कुछ घंटों तक साजिद के कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा की बारिश होती रही। उन्होंने साधारण कॉल को फिल्टर करना शुरू कर दिया। तभी साजिद ने एक विदेशी एल्गोरिदम सेट करके कहा, उन सिग्नल्स की तलाश करो जो एनक्रिप्टेड हों, जो डार्क वेब या सैटेलाइट फोन से जुड़े हों, जिनका पैटर्न आम लोगों के फोन से अलग हो। ये ऑर्डर देते हुए पसीना साजिद के माथे पर टपक रहा था। नीचे सगाई का मुहूर्त करीब आ रहा था और यहाँ ऊपर एक एक सेकंड किसी युग की तरह बीत रहे थे। अचानक साजिद के एक सीनियर हैकर ने जोर से आवाज लगाकर कहा, चीफ, यहाँ देखिए, मुझे कुछ अजीब मिला है। उसकी आवाज सुनते ही साजिद उस स्क्रीन के पास गया। हैकर ने एक लाल रंग के सिग्नल को पॉइंट करके कहा, चीफ, ठीक 3:45 पर जब भाभी के गायब होने का समय था, मॉल के अंडरग्राउंड वीआईपी पार्किंग के पास एक हवेली एनक्रिप्टेड कॉल जनरेट हुआ। यह कोई आम मोबाइल नेटवर्क नहीं है। यह एक विशेष वीवीआईपी कॉल है जिसे ट्रेस होने से बचाने के लिए दुनिया भर के कई सर्वर से बाउंस करवाया गया है। उसकी यह बात सुनकर साजिद की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, क्या तुम इस सिग्नल का एंड पॉइंट या इसका ओरिजिनल क्रैक कर सकते हो? मुझे यह जानना है कि यह कॉल किसको किया गया था। तभी हैकर ने अपनी उंगली कीबोर्ड पर तेजी से चलाकर कहा, चीफ, ये पूरी तरह से क्रैक नहीं हो रहा है, लेकिन इस सिग्नल का जो डिजिटल सिग्नेचर है वो पुलिस के एक पुराने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच खा रहा है। मैं इसे डिकोड कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ कीबोर्ड की खटखट
सर्वर्स के पंखों की आवाज आ रही थी। साजिद के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। तभी अचानक स्क्रीन पर एक लाल रंग का अलर्ट ब्लिंक हुआ और एक नाम उभर कर आया। ये नाम पढ़ते ही साजिद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके मुंह से बेस खाता एक शब्द निकला, मुस्तफा। तभी उसके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड ने घबरा कर पूछा, मुस्तफा? तुम किस मुस्तफा की बात कर रहे हो साजिद? आगे से साजिद ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीर उभर आई थी। उसने कांपती हुई उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा, मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक और बेरहम डॉन मुस्तफा। साजिद ने पुलिस फोर्स अंडरकवर ऑपरेशंस में अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। वो अंडरकवर के हर एक छोटे बड़े नाम को जानता था, लेकिन मुस्तफा कोई आम गुंडा या हफ्ता वसूलने वाला भाई नहीं था। मुस्तफा एक हाई प्रोफेशनल सिंडिकेट चलाता था, जिसका बेस दुबई तो कभी मलेशिया तो कभी मुंबई के अंधेरे कोने में होता। उसका ये काम सिर्फ और सिर्फ एक था, इंडिया के सबसे अमीर परिवार, बिजनेसमैन और अरबपतियों की औरतों यानी पत्नी, बेटी या बहुओं को किडनैप करना। मुस्तफा का काम करने का तरीका इतना खौफनाक था कि पुलिस भी उसके नाम से कांपती थी। वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से किडनैपिंग को अंजाम देता था। जहां मुस्तफा हाथ डालता, वहां का सीसीटीवी पहले ही हैक हो चुका होता, वहां के सबूत मिटा दिए जाते। और सबसे बड़ी बात, मुस्तफा कभी छोटी रकम नहीं मांगता। उसकी फिरौती की शुरुआत सैकड़ों करोड़ों में होती थी। साजिद का दिमाग घूमने लगा। उसने मन ही मन कहा, मॉल का सीसीटीवी हैक होना, सबूतों का मिट जाना, ठीक किडनैपिंग के समय मुस्तफा के नेटवर्क का वीआईपी कॉल जनरेट होना, ये सारी चीजें आपस में जुड़ रही हैं। साजिद का शक पूरी तरह से मुस्तफा पर गहरा गया। उसे लगा कि मुस्तफा की नज़र पिछले काफी समय से निहाल गुप्ता की बढ़ती हुई दौलत पर थी। निहाल अभी अभी मुंबई में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करके आया था और वो इंडिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ अरबपति था। साजिद को यकीन हो गया कि मुस्तफा के आदमियों ने निहाल की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके दिया भाभी को निशाना बनाया, ताकि वो निहाल से हजारों करोड़ रुपए की फिरौती वसूल करे। लेकिन साजिद को एक बात का और खौफ था। मुस्तफा अगर फिरौती मांगता था तो उसके नियम बड़े सख्त थे। अगर पुलिस को बताया गया या फिरौती देने में देर हो गई तो मुस्तफा कभी दूसरा मौका नहीं देता। वो इंसान के शरीर के टुकड़े करके पार्सल भेज देता। ये ख्याल आते ही साजिद की रूह कांप गई। दिया भाभी सीधी सादी भोली औरत, जो पहले से किसी बीमारी या कमजोरी की वजह से घबरा जाती थी, जो मुस्तफा जैसे खूंखार दरिंदों के बीच कैसे जिंदा रह पाएगी? ये एक भयानक गलत फहमी थी। असली गुनहगार आलिया और कामिनी गोयल थी, जो निहाल से भी ज्यादा अमीर होने का ढोंग करती थी। आलिया ने जिस गुंडे, जग्गू और कामिनी ने जिन आदमियों का इस्तेमाल किया, हो सकता है कि उन्होंने किसी पुराने वीआईपी नेटवर्क का इस्तेमाल किया हो, या महज एक इत्तेफाक हो कि उसी वक्त मुस्तफ़ा के नेटवर्क का कोई सिग्नल वहां ट्रेस हुआ हो। लेकिन इस डिजिटल सुराग ने साजिद की पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। तभी एक जूनियर ऑफिसर ने सहमते हुए कहा, साजिद सर, अगर ये मुस्तफ़ा का काम है तो भाभी जी की जान बड़े खतरे में है। मुस्तफ़ा औरतों पर रहम नहीं करता। उसकी यह बात सुनकर साजिद ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करके दांत पीस कर कहा, मुझे पता है ये बात तुरंत बॉस को बतानी होगी। भले ये खबर उनके लिए मौत के फरमान जैसी हो, लेकिन हमें अब एक अंडरवर्ल्ड वार के लिए तैयार होना पड़ेगा। साजिद उस डेटा रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर तेजी से निहाल के कैबिन की तरफ भागा। रास्ते में उसे होटल का मैनेजर मिला, जो हाथ जोड़कर खड़ा था। मैनेजर ने साजिद के आगे हाथ जोड़कर कहा, साजिद सर, नीचे मेहमान पूछ रहे हैं। सगाई का मुहूर्त शुरू हो चुका है। आलिया मैम स्टेज पर आ चुकी हैं और निहाल सर का इंतजार कर रही हैं। आप प्लीज उन्हें नीचे भेज दीजिए। तभी आगे से साजिद ने मैनेजर को एक ऐसी खूंखार नजरों से देखा कि मैनेजर पीछे हट गया। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, आज रात कोई सगाई नहीं होगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो जाकर उन मेहमानों से कह दो कि निहाल गुप्ता किसी अहम बिजनेस मीटिंग में फंसे हैं और यहाँ किसी को भटकने मत देना। मैनेजर को यह कहने के बाद किसी
अहम मीटिंग में है। साजिद निहाल के कमरे में गया। कमरे में निहाल अभी भी बालकनी के पास अंधेरे समंदर को देख रहा था। उसके कानों में शिवम भैया की सिसकियां गूंज रही थी। तभी साजिद ने उसको देखकर कहा, बॉस। साजिद की आवाज में एक भारीपन था। उसकी आवाज सुनकर निहाल तुरंत पहुंचा। उसने आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग कर निहाल की सांसों में कई सवाल दाग कर कहा, क्या हुआ साजिद? मेरी भाभी माँ का कुछ पता चला? वो कहाँ है? ठीक तो है ना? आगे से साजिद ने अपनी नजरें मिलाए बिना ही वो रिपोर्ट निहाल के सामने टेबल पर रखकर कहा, बॉस, हमारे हाथ एक सुराग लगा है, लेकिन ये सुराग किसी अच्छे अंजाम की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मुझे आपको ये बताते हुए डर लग रहा है बॉस, लेकिन हमें यकीन है कि भाभी जी का किडनैप कोई मामूली किडनैप नहीं है। उसकी यह बात सुनकर निहाल का चेहरा पत्थर का हो गया। उसने धीरे से कहा, साफ साफ बोलो साजिद, पहेलियां मत बुझाओ। तभी आगे से साजिद ने गहरी सांस ली और कहा, बॉस, मॉल के सीसीटीवी फुटेज हैक होना, सबूतों का मिट जाना, ये सब मुंबई के सबसे खौफनाक अंडरवर्ल्ड डॉन मुस्तफा का काम है। हमने मॉल के पास से उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को ट्रेस किया। मेरा पहला और आखिरी शक मुस्तफा पर है। वो बड़े घरानों के औरतों को उठाकर फिरौती मांगता है। बॉस, मुस्तफा ने ही हमारी दिया भाभी को उठाया है। मुस्तफा। ये नाम सुनते ही शिवम भैया जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने घबरा कर कहा, अंडरवर्ल्ड? हे भगवान, मेरे दिया ने उनका क्या बिगाड़ा था? वो दरिंदे मेरी पत्नी को मार डालेंगे निहाल। शिवम फिर से फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन निहाल निहाल के चेहरे पर डर और बेबसी थी। वो अचानक एक भयंकर मौत जैसी शांति में बदल गई। वो मुस्तफा का नाम सुन चुका था। वो जानता था कि अंडरवर्ल्ड के नियम क्या होते हैं। निहाल धीरे से शिवम के पास गया। उन्होंने अपने हाथों से उसे उठाया और सोफे पर बैठा दिया। फिर वो सीधा खड़ा हुआ। इस वक्त निहाल गुप्ता एक सीधा साधा देवर या अरबपति बिजनेसमैन नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो पूरी दुनिया को भस्म कर सकती थी। निहाल को बहुत ही धीमी लेकिन जहरीली आवाज में मुस्तफा का नाम दोहराते हुए उसने कहा, मुस्तफा। इसके बाद उसने साजिद की तरफ देखा और कहा, साजिद, मुस्तफा को यह नहीं पता कि उसने किस इंसान की पूंछ पर पैर रखा है। उसे लगता होगा कि वो मेरी दौलत के लिए मेरी भाभी माँ का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि निहाल गुप्ता के लिए उसकी दौलत उसकी भाभी माँ के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। निहाल ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके नाखूनों से खून रिसने लगा। उसने गुस्से में अपने दांत भींच कर कहा, आज तक अंडरवर्ल्ड में सिर्फ मुंबई को डराया होगा, लेकिन आज आज अंडरवर्ल्ड जानेगा कि निहाल गुप्ता का खौफ क्या होता है। साजिद, अपनी पूरी प्राइवेट आर्मी को हथियार बंद करो। मुस्तफा के जितने भी अड्डे इस शहर में हैं, उतने जितने उसके आदमी हैं, सबको उठाना शुरू करो। मुझे आज रात ही मुस्तफा की गर्दन मेरे पैरों के नीचे चाहिए। निहाल ने मुड़कर अपनी सगाई के लिए लाई गई उस करोड़ों रुपए की हीरे की अंगूठी की डब्बी को उठाया। अपने दांत भींचकर पूरी ताकत से उसे दीवार पर दे मारा। डब्बी टूट गई और वो महंगा हीरा फर्श पर किसी मामूली पत्थर की तरह लुढ़क गया। जाकर कह दो नीचे बैठी उस आलिया गोयल और उसके मेहमानों को, ये निहाल गुप्ता की जिंदगी में उसकी सगाई, उसकी शादी, उसकी दुनिया तब तक रुकी रहेगी जब तक मुस्तफा के सीने को चीरकर मैं मिसेज दिया गुप्ता को वापस नहीं ले आता। मेरा परले अब शुरू हो चुका है। वहीं नीचे जहां आलिया गोयल लाल जोड़े में सजी धजी अपने अहंकार में चूर होकर निहाल के आने का इंतजार कर रही थी, वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके द्वारा बुना गया मौत का ये जाल अब मुस्तफा जैसे खूंखार डॉन की तरफ मुड़ चुका है। मुंबई की उस खौफनाक रात में
आसमान जैसे भी प्रलय की बारिश हो रही थी। काले घने बादलों के बीच चमकती बिजली उस महाविनाश का संकेत दे रही थी, जो कुछ ही पलों में अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े खलीफा मुस्तफ़ा के अड्डे पर टूटने वाला था। साजिद की टीम ने मुस्तफ़ा से वीवीआईपी सिग्नल को ट्रेस किया और उसका अगली सोर्स मझगांव डॉकयार्ड के पास एक पुराने खंडर हो चुके शिपयार्ड के एक विशाल लोहे के गोदाम से आ रहा था। ये वो इलाका था जहां दिन के उजाले में पुलिस की गाड़ियां जाने से कतराती थी। चारों तरफ जंग खाए हुए विशाल शिपिंग कंटेनर्स का एक भूल भुलैया का जाल बिछा था, जिसके बीचों बीच मुस्तफ़ा का वो अभेद्य किला था। क्या इस अभेद्य किले को फतह कर पाएगी निहाल की टीम? क्या होगा आगे की कहानी में, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।